चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, है ना। आप सभी लोग यूनिट नंबर 7 और 9 दोनों आपको पता है ना। इनके बारे में ही हम डील करेंगे। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन से संबंधित जो यूनिट नंबर 7 है और यूनिट नंबर 9 है उनके बारे में बात करेंगे। 7th यूनिट जो है वो संबंधित है किससे? बेसिक साइंस से। टेक्नोलॉजी में भी स्पेस टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद फिर एनवायरनमेंट वाला पोर्शन आ जाता है जो कि आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, है ना। ठीक है, अब यदि मैं तुमसे बात करता हूँ 9th यूनिट की, तो 9th यूनिट डील्स विथ आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑल। बहुत सारी चीज़ें उसके अंतर्गत हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से शुरुआत होती है और फिर धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात खत्म होती है ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स पर आकर के। तो ये लंबी सी कहानी है किसकी? 9th यूनिट की। उससे पहले जो 7th यूनिट का सेगमेंट आपका बचा हुआ है वो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। टुडे इज माय फर्स्ट क्लास और टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 7th यूनिट, राइट। 7th यूनिट में भी जिसकी हम बात करने जा रहे हैं दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू स्पेस टेक, राइट। स्पेस टेक्नोलॉजी। चलो अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। यदि मैं तुमसे स्पेस की बात करता हूं तो यहां पर दो सवाल खड़े होंगे। सबसे पहले कि आखिर क्या डिफरेंस होता है स्पेस, क्या डिफरेंस होता है स्काई, क्या डिफरेंस होता है यूनिवर्स में? मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? 3 शब्द अपन सुनते हैं, स्काई, स्पेस और यूनिवर्स। यहां से कहानी होती है शुरू। जब मैं तुमसे स्काई की बात करता हूं तो स्काई वो पूरा एरिया है जो भी तुम आउटर स्पेस में जाकर के देखते हो। जब तुम ऊपर की तरफ देखो और जितना हिस्सा तुम्हारी आंखों की दृष्टि, विजुअलाइजेशन जहां तक तुम कर पाते हो, जहां तक तुम्हारी आई कैप्चर कर पाती है, दैट इज ऑल रिलेटेड टू स्काई। जब तुम बाहर निकलो और अपवर्ड डायरेक्शन में देखो और जहां तक तुम्हारी विजुअलाइजेशन कैपेसिटी है वो पूरा कंसीडर किया जाता है किसमें? स्काई में। उसको अपन क्या नाम देते हैं? उसको अपन ने एक टर्म दिया, दैट इज स्काई। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना? अब स्काई के अंदर अर्थ का एटमॉस्फेयर वाला हिस्सा भी आता है और बाकी सारी चीजें भी इसके अंतर्गत कंसीडर की जाती है। उससे बड़ा होता है क्या? स्पेस। जब भी तुम आउटर एटमॉस्फेयर में, जब तुम अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल, ये अर्थ है, अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल के बाहर जब जाने लग जाओ, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर के बियॉन्ड चले जाओ, आउटर एटमॉस्फेयर की बात करने लग जाओ, तो वो क्या कहलाता है? स्पेस कहलाने लग जाता है। हाँ या ना? बियॉन्ड दी ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ जब हम वहां पहुंचते हैं तो वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं? स्पेस कहलाती है। बात समझ में आ रही? और इन दोनों से बड़ा होता है क्या? यूनिवर्स। यूनिवर्स में सारी चीजें हैं। अब ध्यान से सुनना, जब तुम बिग बैंग थ्योरी पढ़ते हो, वहां पढ़ी होगी तुमने ज्योग्राफी में, बिग बैंग थ्योरी बिल्कुल एक जीरो से शुरू हुई थी, बिल्कुल इनिशियल एक टाइनी पॉइंट से शुरू हुई थी, फिर धीरे धीरे एनर्जीज बढ़ना शुरू हुई, वेरियस टाइप्स ऑफ, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बढ़ना शुरू हुई और फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पूरा यूनिवर्स बन करके तैयार होता है। हाँ या ना? अब यूनिवर्स में क्या क्या चीजें आती हैं? वो सारी चीजें, जैसे जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज है, जितनी सेलेस्टियल बॉडीज, हर उस बॉडी को बोलते हैं जो कि स्पेस में अवेलेबल है। हर एक स्पेस में होने वाली उस पर्टिकुलर एक बॉडी को अपन किस नाम से जानते हैं? सेलेस्टियल बॉडी के नाम से कंसिडर करते हैं। अब वो सेलेस्टियल बॉडी जो है, सारी सेलेस्टियल बॉडीज, सारे स्टार्स, सारे प्लैनेट्स, सारे मेटियोर, मेटियोराइड्स, इसके साथ साथ यदि मैं तुमसे बात करता हूं जितनी भी एनर्जी है, इसका मतलब साफ है यूनिवर्स में दोनों चीजें आती हैं, मैटर भी और एनर्जी भी। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना? तो यूनिवर्स सबसे बड़ा है, उससे छोटा स्पेस और उससे छोटा। अब मैं यदि प्रॉपर क्रोनोलॉजी बताऊं तुमको, बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। हम और आप कहां हैं अभी? भंवर कुआं। भंवर कुआं की यदि मैं तुमसे बात करता हूं तो भंवर कुआं से बड़ा इंदौर, इंदौर से बड़ा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से बड़ा इंडिया से बड़ा एशिया पहुंचे, एशिया से फिर वर्ल्ड, वर्ल्ड में फिर अर्थ आ जाती है, अर्थ से बाहर गए तो सोलार सिस्टम, सोलार सिस्टम में हमारे सोलार सिस्टम का नाम क्या? मिल्की वे गैलेक्सी है वो, दैट इज गैलेक्सी, है ना, हमारा सोलार सिस्टम। उसके बाद मिल्की वे गैलेक्सी, कई सारी गैलेक्सीज मिलाकर के फिर क्या बना? यूनिवर्स। क्या अब तुम भंवर कुआं से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए पहुंच गए यूनिवर्स तक? हाँ या ना? इतनी कहानी समझ में आई? तो स्काई समझ में, स्पेस समझ में आया, स्काई समझ में आया, यूनिवर्स समझ में आया, डिफरेंस समझ में आया। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज टेक्नोलॉजी। अब हम अगले हिस्से की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी।
टेक्नोलॉजी क्या, तो ध्यान से समझना, यहां मैं तुमको एक डिफरेंस बताऊंगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीच में। देयर इज ए बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस क्या है और टेक्नोलॉजी क्या, तो ध्यान से समझना। साइंस वो सारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, देखो ध्यान से समझना। जब भी हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, कोई भी चीज, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं तुमसे बोल रहा हूं इस बॉटल को उठा करके मैंने इस जगह पर रखा, ये मेरे द्वारा किया गया क्या है, एक टास्क है। उस टास्क को मैं एक्सपेरिमेंट कंसीडर करता हूं इन लैंग्वेज ऑफ साइंस। गेटिंग माई पॉइंट? मेरा कोई भी एक्ट क्या कहलाएगा, एक्सपेरिमेंट है। उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद मैंने लिया ऑब्जर्वेशन, तो ध्यान से समझना, पहले हुआ क्या, एक्सपेरिमेंट। पेन यही ज्यादा अच्छा है। सबसे पहले क्या, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के बाद ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद हम करते हैं कैलकुलेशन। क्या करते हैं, कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। इस कैलकुलेशन के बाद हमें मिलता है क्या, रिजल्ट या फिर कंक्लूजन। ठीक है, और उसी रिजल्ट और कंक्लूजन से अपन क्या बनाते हैं, पोस्टुलेट्स या फिर लॉज या फिर प्रिंसिपल्स। गेटिंग माय पॉइंट, हाँ या ना? तो जब मैं तुमसे इसकी बात कर रहा हूं, पूरे एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, उसके बाद कैलकुलेशन, रिजल्ट और प्रिंसिपल्स, अल्टीमेटली ये जो लॉज, प्रिंसिपल्स, थ्योरीज हैं, वो सब लिखी गई हैं कहां पर, साइंस में। ये सब कहां लिखित है, ये सब साइंस में। एंड ध्यान से समझना, फिर तुम्हें जो बताने जा रहा हूं, applied format of basic principles, laws and theories of science is known as technology। तब हम उसे क्या बोलते हैं, यदि उसी को अपन ने क्या कर दिया है, अप्लाई कर दिया। अब क्यों अप्लाई किया, ठीक है, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंसेस फॉर द जनरेशन और प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट और टेक्निक्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए हमने जब बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंसेस का यूटिलाइजेशन करना शुरू किया, उनको अप्लाई करना शुरू किया, तो हमने उसे क्या नाम दिया, टेक्नोलॉजी नाम दिया। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां से तुमको एक शब्द समझ में आता है, एक शब्द का मतलब समझ में आता है स्पेस टेक्नोलॉजी का, कि स्पेस टेक्नोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है, अप्लाइड ब्रांच ऑफ साइंस है, दैट डील्स विद द exploration of science, exploration of space for the development of human society। बस सिंपली है, कुल मिलाकर के एक स्पेस का एक्सप्लोरेशन करना और उस स्टडी को अप्लाई करना, उसको यूटिलाइज करना फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज नोन एज स्पेस टेक्नोलॉजी। हाँ या ना? अब टेक्नोलॉजी जब भी होगी तो उससे कोई नया प्रोडक्ट भी बन सकता है या फिर कोई नई टेक्निक भी बन सकती है। दो शब्द याद रखोगे, कीवर्ड दो हैं, क्या क्या, प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी, दोनों चीजें, टेक्निक या फिर प्रोडक्ट। इतनी कहानी समझ में आई? अब मैं तुम्हें पर्दा खोलता हूं किसका, स्पेस टेक्नोलॉजी का। ध्यान से सुनना, जब भी हम स्पेस में पहुंचते हैं तो वहां हमको सेलेस्टियल बॉडीज देखने को मिलती हैं। वहां पर क्या देखने मिलती है, जैसे सेलेस्टियल बॉडीज में से एक होता है स्टार और दूसरे होते हैं प्लेनेट, जो मेन हमें कंसीडर करके चल रहे हैं। एक होगा क्या, स्टार, जिसको हम हमारे सोलर सिस्टम में सन के नाम से जानते हैं, और दूसरी तरफ क्या है, प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक, इतनी सारी कहानी तुमने सब ज्योग्राफी में पढ़ी हुई होगी। अब हम आगे की कहानी बात करते हैं ऑर्बिट की, वहां से हम शुरू करेंगे हमारा पढ़ाई, दैट इज ऑर्बिट। क्या होती है एक ऑर्बिट, किसको बोलते हैं कक्षा? ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, रेगुलर, रिपीटिंग एंड कर्व्ड ट्राजेक्टरी। क्या क्या बोला मैंने, तीन कीवर्ड, रेगुलर, रिपीटिंग और कर्व्ड ट्राजेक्टरी। ठीक है, रेगुलर, रिपीटिंग और कर्व्ड ट्राजेक्टरी, ये तीन चीजें हैं। रेगुलर भी है, डिस्क्रीटेड है क्या, नहीं, कंटिन्यूअस है, रेगुलर है, रिपीटिंग है, बार बार फ्रीक्वेंटली उस पे प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, और क्या है, कर्व्ड है। कर्व्ड क्यों बोला, क्योंकि एट एवरी पर्टिकुलर पॉइंट उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना? तो इसलिए हमने क्या क्या बोला, रेगुलर, रिपीटिंग एंड कर्व्ड ट्राजेक्टरी इन विच अ स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्व्स अराउंड द हेवी सेलेस्टियल बॉडी इज नोन एज ऑर्बिट।
कभी भी कोई भी ऐसा पथ जो कि कैसा हो, रेगुलर हो, रिपीटिंग हो और कर्व ट्रैजेक्टरी हो, जिसमें एक स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी, कंपैरेटिवली स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्व्स अराउंड द हेवी सेलेस्टियल बॉडी। अब वो मून अर्थ के एस्पेक्ट्स में भी हो सकता है और अर्थ सन के एस्पेक्ट में भी हो सकती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऑर्बिट समझ में आया क्या हुआ? ठीक है, अब अगले हिस्से की तरफ चलते हैं कि आखिर ऑर्बिट बनती क्या है। तो एक क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से एक ऑर्बिट का फॉर्मेशन होता है ना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन कौन से बेसिक लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं साइंस के, बेसिक साइंस के, और विशेष तौर पर बात करूं तो फिजिक्स के, जो अप्लाई होते हैं बिहाइंड दैट वर्क्स बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिट, है ना। तो वो पढ़ाना शुरू करता हूं, वो दिखाता हूं। देखो ध्यान से समझना, ये हमारा सन है, अपन कंसीडर करते के चलते हैं कि ये क्या है, सन है। ये पृथ्वी है, मान के चलते हैं ये बिल्कुल सीधे सीधे चलते रहना चाह रही थी। ये स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी ये बिल्कुल कैसे चलते रहना चाहती, सीधा। यहां पर क्यों चलते रहना चाहती, वहां तो वैक्यूम है, एक तो अपोज कुछ नहीं है, मतलब फ्रिक्शन है नहीं किसी कहीं से कहीं तक, तो 100% ये सीधे चलते रहना चाहेगी। क्यों ऐसा, क्यों चलते रहना चाहती? कोई भी चीज जैसी स्थिति में है वैसी चलते रहना चाहती। कौन सा लॉ है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और दूसरे किस नाम से जानते, लॉ ऑफ इनर्शिया, और किस नाम से जानते, इनर्शिया। तो इसके अंदर कौन सा फोर्स काम कर रहा, इनर्शियल फोर्स, हाँ या ना। वो जैसी चल रही बिल्कुल वैसी चलते रहना चाहती। इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट वांट्स टू बी इन रेस्ट, इफ अ बॉडी इज इन लीनियर मोशन दैट इट वांट्स टू बी कंटिन्यू इन दैट मोशन अनटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड अपॉन इट। अब इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोला था न्यूटन ने, कैपिटल जी नहीं, एफ इज, ध्यान से समझना। न्यूटन ने ये बोला कि यदि स्पेस में कोई भी दो बॉडीज हों विथ मास m1 एंड मास m2, then there will be a force of attraction between these two bodies. This force will be directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between these two masses. Getting my point? अरे हाँ यार, ये क्या है, ये सिर्फ सिंपल r है, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी। अब दूरी बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, दूरी घटेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों के मास के प्रोडक्ट के बराबर, इसका मास और इसका मास प्रोडक्ट कर दो तो उतना ही ज्यादा फोर्स, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब साफ था कि ये भी इसको अपनी तरफ क्या करेगी, खींचेगी। अब ये यहां चलते रहना चाहती और ये यहां खींच रहा, इनका रिजल्टेंट वेक्टर ऐसा जाएगा, हाँ या ना। ये यहां पहुंची, अभी भी ये ऐसे चलते रहना चाहती, ऑल बिकॉज ऑफ इनर्शिया। अभी भी ये इसको अपनी तरफ खींच रहा, ऑल बिकॉज ऑफ ये ऐसा, ये ऐसे चलते रहना चाहती बिकॉज ऑफ ये अपनी तरफ खींची किससे, ये अभी भी चलते रहेगी ऐसे, किससे, बोलते जाओ, हो गई कर्व ट्रैजेक्टरी। दिस इज हाउ एन ऑर्बिट फॉर्म्स। इस तरीके से किसी भी कक्षा का निर्माण होता है। सो द टू लॉज दैट वर्क्स बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्बिट, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। गेटिंग माय पॉइंट? तो दो चीजें बिल्कुल समझ में आ गई, हाँ या ना, कि ऑर्बिट क्या होती है, कैसे बनती है, ये दोनों चीजें तुम्हें समझ में आ गई। अगले हिस्से की बात करूं, अब देखो ध्यान से समझना, जब भी मैं तुमसे ऑर्बिट की बात करता हूं तो अच्छा ऐसा क्यों नहीं होता कि कोई भी चीज गोल गोल घूमते 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 उसी में कोलैप्स कर जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। ऑर्बिट वही फिक्स क्यों है, इतने हजारों करोड़ों सालों से अर्थ की ऑर्बिट फिक्स क्यों है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो अपनी तरफ आ रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर ले जाता है। अब देखो ध्यान से समझना, इस दो फोर्स को, जो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल मतलब टुवर्ड सेंटर और सेंट्रीफ्यूगल मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर, ऐसे ही होता है। अरे हाँ, जिसको कंफ्यूजन हो बिल्कुल तुरंत पूछ लेना, और मैं फिर बोलूंगा कि पेन चालू रखना अपने। यदि मैं कोई कीवर्ड बताता हूं तो वो कीवर्ड चिपकाते चलना, है ना। पेन चालू रखोगे तो तुम्हें बहुत फायदा होगा जब भी तुम रिपीट ये देखोगे तुम, है ना, आज तक आपने देखा ऐसा वाला जब तुम देखोगे घर जा करके, ठीक है। चलो, इतना सीरियस मोड में मत पढ़ो साइंस, नहीं तो भारी लगने लगेगा, ठीक है। बहुत बिल्कुल रिलैक्स होकर के पढ़ो। फिर मैं तुम्हें बता रहा हूँ ऑर्बिट की, यदि मैं तुमसे बात करता हूँ तो जब भी ऑर्बिट में कोई स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्व करेगी तो उस पर दो फोर्स लग रहा होगा। कौन कौन सा फोर्स, देखो ध्यान से।
एक लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज टुवर्ड्स सेंटर, और एक लग रहा अवे फ्रॉम द सेंटर दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहां पर दो फोर्स लग रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, this small celestial body acquires such a velocity to revolve around the heavy celestial body to balance this applying centripetal as well as centrifugal force. Getting my point? इस लगने वाले सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों फोर्स को क्या कर रही है, वो बैलेंस करेगी, और ऐसा करने के लिए वो क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी एक्वायर करता है, जिसको अपन ऑर्बिटल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन आता है प्री में कि कौन सी ऐसी चीज है जो कि किसी भी रिवॉल्विंग बॉडी के सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या करती है, बैलेंस। तो कौन करती है? अरे तुमने देखा होगा, तुम्हें याद होगा, वो मौत का कुआं देखा है तुम लोगों ने? मौत के कुएं में वो एक प्रॉपर स्पीड मेंटेन करता ताकि उसकी बॉडी पर लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों क्या हो जाएं, बैलेंस। जब बैलेंस हो जाएंगे तो 100% वो अपनी उसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा। सेम वही वाली बात है, ठीक। तो ये कोई भी सेलेस्टियल बॉडी होती तो वो इतनी स्पीड मेंटेन कर लेती है कि वो क्या कर ले, उस पे लगने वाले सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना? अब ऐसे समय पर इसी वेलोसिटी पर निर्भर करता है, इसी ऑर्बिटल वेलोसिटी पर डिपेंड करता है कि ये जो सेलेस्टियल, ये जो पर्टिकुलर सेलेस्टियल बॉडी है, इसकी ऑर्बिट, इसकी जो ऑर्बिट है वो ऑर्बिट सर्कुलर ऑर्बिट होगी कि इलिप्टिकल ऑर्बिट होगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो कौन सा फैक्टर डिसाइडिंग फैक्टर होता है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। एक फैक्टर बताया मैंने। दूसरा फैक्टर है डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सेलेस्टियल बॉडीज, हाँ या ना? दो फैक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं, बोलो, डिसाइड करते हैं। तो फैक्टर्स में से एक तो मैंने तुमको ऑर्बिटल वेलोसिटी बता दिया, और दूसरा मैंने तुमको बताया डिस्टेंस बिटवीन the two celestial bodies। डन? अगले हिस्से की तरफ चल रहा हूं। अभी तक मैं जो पढ़ाया वो देखो एक बार फटाफट वापस से रिवाइज करो। स्पेस टेक में से मैंने तुमको बताया क्या डिफरेंस है बिटवीन स्पेस, स्काई एंड यूनिवर्स, ठीक। मैंने तुमको साइंस और टेक्नोलॉजी में बताया कि साइंस में बेसिक प्रिंसिपल्स, लॉज और थ्योरीज होते हैं, और उन्हीं का अप्लाइड फॉर्मेट क्या होता है, टेक्नोलॉजी कहलाता है। इतनी बातें आ गई समझ में। फिर हमने स्पेस टेक्नोलॉजी की एक डेफिनेशन देखी। फिर उसके बाद मैंने तुमको बताया ऑर्बिट क्या है। तो ऑर्बिट एक रेगुलर, रिपीटिंग और कर्व्ड ट्रैजेक्टरी है जिसमें एक स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी एक हैवी सेलेस्टियल बॉडी के चारों ओर क्या करती है, परिक्रमण करती है, ये रिवॉल्यूशन करती है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक। इसके बाद हमने जाना किसके बारे में, ऑर्बिट के फॉर्मेशन के बारे में, कि आखिर ऑर्बिट फॉर्म कैसे होती है। ठीक, चलो ऑर्बिट में के फॉर्मेशन में हमने पढ़े दो लॉज। कौन कौन से दो लॉज हैं? तो मैंने बताया लॉ ऑफ इनर्शिया और इसके साथ साथ ग्रेविटेशन, है ना। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो दो लॉज होंगे। इसके बाद वहीं यदि मैं तुमसे बात करता हूं, नेक्स्ट विल बी फैक्टर्स अफेक्टिंग दी दैट शेप ऑफ ऑर्बिट। तो यहां पर लिख देता हूं शेप ऑफ ऑर्बिट की बात। तो शेप ऑफ ऑर्बिट को जो दो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो हो गया, एक तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडीज एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। डन? अभी तक की कहानी समझ में आ गई। अब मैं तुमसे इलिप्टिकल पाथ की बात करता हूं। जब भी मैं तुमसे बात करता हूं इलिप्टिकल पाथ की, तो इलिप्टिकल पाथ में तुमको समझ में आएगा कि एक, अच्छा कैपिलस लॉ याद है तुमको? कैपिलस लॉ में कैपिलर ने सबसे पहले एक लॉ जो दिया, वो लॉ दिया कि कोई भी एक जो ये है आपका क्या सेलेस्टियल बॉडी है, विशेष तौर पर अर्थ की बात करता हूं, तो अर्थ जो है वो सन के चारों ओर एक इलिप्टिकल पाथ में क्या करती है, रिवॉल्व करती है।
ठीक, एंड सन इज स्टेशनरी एट वन ऑफ द फोकस ऑफ दैट एलिप्टिकल पाथ। ये किसने बताया? कैपिलर्स ने बताया। ये अपने कैपिलर ने पहले लॉ में बताया था। इसका मतलब साफ था कि एक एलिप्टिकल पाथ में है, एक बॉडी घूम रही है और वो सन जो है वो एक जगह स्टेशनरी है। इसका मतलब ये है कि एक जगह से स्मॉलेस्ट दूरी होगी और एक जगह से लार्जेस्ट होगी। हाँ या ना? मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसी पोजीशन अर्थ की सन के रेस्पेक्ट में जब वो मैक्सिमम दूरी पर हो, when the distance between the earth and the sun is maximum, then at this position is known as एपीहीलियन। क्या बोलते हैं इसको? एपीहीलियन के नाम से जानते हैं। और वहीं द पोजीशन एट विच द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज मिनिमम, देन इट विल बी पेरिहीलियन। पी से प्यारा, पी से पेरी, पी से पास। ठीक, चल। हाँ सर, जब सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स एक ही जैसा लग रहा है हर जगह पे, तो ये डिस्टेंस यहाँ कैसे बड़ा है, यहाँ कैसे छोटा है? ठीक है, देखो जब ये निकला था, जब ये अर्थ अपने एक पर्टिकुलर एंगल पर क्या है? टिल्ट है ना? ये ज्योग्राफी का वैसे क्वेश्चन है। अर्थ क्या है? टिल्ट है। तो जिस पोल पर वो कम है ना, तो उस पोल पर, अच्छा ध्यान से देखना एक चीज और तुम्हारे इसके लिए बता दे रहा हूं। ये अर्थ है, तो अर्थ की पोल्स पर जो दूरी है और इक्वेटर पर जो दूरी है उसमें डिफरेंस है। ये ज्यादा है और ये क्या है? कम है, हाँ ना? और उसमें भी अर्थ क्या है? टिल्ट है। अब जब ये टिल्ट वाला हिस्सा जो पास है, सेंटर ऑफ अर्थ वाला हिस्सा जब अर्थ के सन के पास आएगा, तो ऐसे समय पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा। तो ऐसे समय पर डिस्टेंस बिटवीन जो सन और अर्थ है वो क्या हो गई? कम। तो फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल ज्यादा हो गया। तो ऐसे समय पर वहां पर अर्थ की स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ध्यान रखना, ये कैपिलस लॉ जब हम पढ़ेंगे तब मैं तुमको बताऊंगा कि कैपिलर ने बताया था इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द स्पेस और ये दैट द एरिया स्वेप्ड बाय द प्लैनेट इज इक्वल। ठीक है, तो ये किसने बताया था? कैपिलर ने। इसका मतलब ये था कि यहां पर जब उसकी दूरी कम से कम होगी सूरज से, तो ऐसे समय पर उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी वो बढ़ जाएगी, और जब दूरी ज्यादा होगी तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये किसने बताया था? कैपिलस ने बताया था। ये वहां की कहानी है, वो बात की बात है ना? 1619 में कैपिलस ने बताया था, याद रखना। इसलिए बोलता हूं कि चिपका लिया करो ये सब चीजें, ठीक है? कि किसके पीछे कौन सा नियम काम कर रहा है, ये सब चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक, पेन चालू रखोगे तो 100%, जो तुम घर जा करके भी यही करने वाले हो, वीडियो देख देख करके कोशिश करो कि आधा काम यहीं पर निपटा लो। ठीक है, तो कब बताया था? 1609 में उसने बताना शुरू किया था। 1619 में उसने ये तीनों लॉज पब्लिश कर दिए थे। किसने? कैपिलर ने। उसको बोलता है कैपिलस लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक, तो एपीहीलियन पेरीहीलियन की कहानी समझ में आई? यदि यही चीज अर्थ के रेस्पेक्ट में हो तो अपन बोलते हैं एपोजी और पेरी जी। ध्यान रखना, बस जी ई ये लग जाता है लास्ट में, एपोजी और पेरी जी। पी से प्यारा, पी से पास, प्यारे को पास में रखते हैं तो पी से पेरी। याद रहेगी बात? ठीक, चलो अगले हिस्से में चलते हैं। तो अभी तक में हमने क्या क्या देखा कि ऑर्बिट जो होती है वो दोनों तरह की हो सकती है, सर्कुलर भी और एलिप्टिकल भी। एलिप्टिकल वाली में यदि बात करते हैं तो दो कंडीशन आती है, एपीहीलियन और पेरीहीलियन जैसी कंडीशन आती है। अब इन्हीं ऑर्बिट्स को मैं थोड़ा और अंदर कंसीडर करने की कोशिश करता हूं, तो मैं बताने की कोशिश करता हूं जब हम अर्थ के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। ठीक है, एक एक करके तुम्हें इनके बारे में बताना शुरू करता हूं। अब हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्बिट। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ ऑर्बिट। अभी देखो ध्यान से, टाइप्स ऑफ ऑर्बिट में जब मैं तुमसे बात करता हूं तो मेजरली हम इसे, अभी अपन बात कर रहे हैं किसके? ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड। तो ये क्या है? टाइप्स ऑफ ऑर्बिट ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड। ठीक है, तो याद रखना एल्टीट्यूड के बेसिस पर अपन बात कर रहे हैं। तो कितने प्रकार के होंगी ये सारी चीजें मैं तुमको बताऊंगा। सबसे पहली होगी लो अर्थ ऑर्बिट। कौन सी होगी? लो अर्थ ऑर्बिट। जब अर्थ से जो दूरी है वो मैक्सिमम
वो मिनिमम हो, वो क्या हो, मिनिमम, तो लो अर्थ ऑर्बिट कहलाती है। ठीक है, इसकी जो रेंज होगी, रेंज क्या कहलाएगी, 160 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर। ये सब चीजें क्या कभी अपन ने पढ़ी है? नहीं पढ़ी? पढ़ी है? कहाँ थे तुम लोग? 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर, मुझे ऐसा ध्यान आया थोड़ा बहुत कि हाँ, मुझे ऐसा याद है कि थोड़ा बहुत, हाँ तुम लोग नहीं थे, चलो चलो कोई खैर। अर्थ से वो जो सैटेलाइट होने वाली जो रेंज है ना, देखो, अरे इधर इधर देखो, लड़ लेना बाद में, देखो इधर, अर्थ से मिनिमम दूरी कितनी होगी, 160 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर, उस रेंज में आने वाली जितनी ऑर्बिट है सबको हम क्या कंसीडर करेंगे, लो अर्थ ऑर्बिट कंसीडर करेंगे। बात समझ में आई? अर्थ की क्रस्ट से कहां तक, 160 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर की रेंज, जितने भी ऑर्बिट्स 161 से लेकर के 1999 किलोमीटर, और उसमें भी 99 लगा लो पॉइंट में, बात समझ में आ रही है, वो सारी की सारी क्या कंसीडर करेंगे अपन, लो अर्थ ऑर्बिट ही कंसीडर हम करते हैं। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो ये रेंज है। लो अर्थ ऑर्बिट में होने वाली जितनी भी सैटेलाइट्स हैं उन सब की स्पीड क्या होगी, कंपैरेटिवली उन सब की ऑर्बिटल वेलोसिटी इन तीनों के कंपैरिजन में मैक्सिमम होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे तुम खुद सोच के देखो, पत्थर एक बार अपन ने धागे से बांधा, गोल गोल घुमाना शुरू किया, उंगली खड़ी कर दी, पत्थर जो धागा है वो लपेटने लग गया हमारी उंगली में, ऐसे में क्या होगा, वो धीरे 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 पास आएगा और उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, तो जितना कम डिस्टेंस उतना ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स, और ऐसे समय पर उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्यादा। तो डिस्टेंस कम है ना अर्थ से, तो ऐसे समय पर ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। तो ध्यान रखना, ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो तुमको उधर पर घुमाए हुए क्वेश्चंस का आंसर देने में हेल्पफुल होगा एग्जामिनेशन हॉल में। ध्यान रखना, थोड़ी बहुत घुमा करके क्वेश्चन पूछेगा और फिर कंफ्यूज मत हो जाना। एक दिया है मान के चलो एमईओ, एक दिया है एचईओ और एक दिया है एलईओ। अब तुमको बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी किसकी, तो लियो की होगी। ऑर्बिटल वेलोसिटी सबसे कम सबसे ज्यादा इसकी होगी। ठीक है, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। अच्छा लिख लो, लो ऑर्बिट, ये हाई ऑर्बिटल वेलोसिटी लिखो, उसमें ये वाली चीज है ना, क्या होगी, हाई ऑर्बिटल वेलोसिटी देखने को मिलती है तुमको इसमें। डन। अब यदि मैं तुमसे बात करता हूं इसकी, तो इसका एप्लीकेशन कहां पर यूटिलाइज होती, तो ध्यान से सुनना। अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स में यूज होती है। क्यों होती है अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स में? हाँ देखो ध्यान से सुनना, यदि मैं तुमसे टॉर्च की बात करूं, एक टॉर्च अपन ने जलाया, उसको ऐसा इंक्लाइन कर दिया उल्टा, तो खुद सोच के देखो, जितना वो पास होगा तो लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी कि कम होगी? अरे इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगी। जैसे जैसे दूरी बढ़ाओगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होती चली जाएगी, परंतु एरिया कवरेज बढ़ जाएगा। समझ गए मेरी बात? ठीक, बस इतनी बात है, इतना ही कॉन्सेप्ट है, और उससे तुम आराम से अंदाजा लगा लोगे कि किसमें कौन सी। जो लो अर्थ ऑर्बिट है, पास में है टॉर्च, इंटेंसिटी अच्छी है, इमेज अच्छी आएगी, तो ये इसमें कौन सी होगी, अर्थ इमेजिंग या अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। कौन सी, अर्थ इमेजिंग या फिर अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट आएगी। लिखो, ऑब्जर्वेटरी या इमेजिंग सैटेलाइट्स मोस्ट ऑफ द टाइम। बात समझ में आई? ठीक, अब हम अगली बात करेंगे किसकी, मियो की, दैट इज मीडियम अर्थ ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, मियो। ठीक, जब मैं तुमसे मीडियम अर्थ ऑर्बिट की बात करता हूं, तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट की रेंज शुरू होती है 2000 से 35,786 किलोमीटर। खुदा का नंबर, कहां से कहां, 2000 से 35,786। ठीक, इस किलोमीटर तक की जो रेंज है वो सब क्या कहलाएगी, मियो। सारी की सारी मियो ही कहलाएंगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब जब भी यदि मैं तुमसे मियो की बात करता हूं, तो यहां पर कौन सी सैटेलाइट्स होंगी, नेविगेशन सैटेलाइट्स। कौन सी,
एरिया भी ज्यादा हो और प्लस इंटेंसिटी। भाई इमेजिन, पता चला तुमने किसी को जबरदस्ती किसी की बाड़ी में घुसवा दिया, तो इंटेंसिटी भी तो अच्छी होनी चाहिए, मतलब अर्थ की इमेज भी अच्छी हो, उसके साथ साथ रेंज कवरेज भी ज्यादा मिले। तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट में क्या रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम? नेविगेशन सैटेलाइट्स। कौन सी? नेविगेशन सैटेलाइट्स होती हैं। इनकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो इससे थोड़ा ज्यादा होती है, अरे सॉरी कम होगी। अरे मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर ही एलईओ में ही एक चीज और लिख लो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यहीं पर है भैया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यहीं पर है। दिन में 16 बार चक्कर लगाता है ये अर्थ के। कितनी बार? 16 टाइम्स इन अ डे। 24 घंटे में 16 बार चक्कर लगा लेता है वो। ठीक है, चलो अब उसके बाद मैं तुमको बात करूंगा किसकी? HEO की, दैट इज हाई अर्थ ऑर्बिट। लिखना शुरू करो। हाई अर्थ ऑर्बिट की यदि मैं तुमसे विशेष तौर पर बात करता हूं तो हाई अर्थ ऑर्बिट जो है उसकी रेंज शुरू होती है बियॉन्ड 35786, बियॉन्ड 35786। यदि मैं तुमसे हाई अर्थ ऑर्बिट की बात करता हूं तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती है। यहां पर कौन सी होती है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं। किलोमीटर लिखना मत भूलना, यदि किलोमीटर नहीं लिख रहे हो तो सब लफड़ा है, बेकार है सब। चलो इतनी कहानी समझ में आ गई? चलो अगले हिस्से की बात करता हूं। अब ये जो अपन ने मियो पढ़ा, ये जो अपन ने पढ़ा ना मियो, इसी के अंतर्गत तुमको दो और सैटेलाइट्स देखने को, दो और ऑर्बिट्स विशेष तौर पर देखने को मिलती हैं। एक होती है कौन सी? सेमी सिंक्रोनस। कौन सी? सेमी सेमी सिंक्रोनस। सेमी सिंक्रोनस क्या है? सिंक होना मतलब टाइम के अनुसार रेशियो में बंध जाना। सिंक होना मतलब एक की निर्भरता दूसरे पर। बात समझ में आ रही है? जैसा जैसा ये वैसा वैसा ये बढ़ता जाए। तो जब भी मैं सिंकिंग की बात करता हूं तो इसका मतलब साफ है कि दोनों के बीच में क्या होगा? एक रिलेशन होगा। और विशेष तौर पर रिलेशन किससे संबंधित? टाइम से संबंधित। किससे? टाइम से। तो ध्यान से समझना, अर्थ अपनी एक्सिस पर कितने घंटे में घूम लेती है एक बार? 24 आवर्स। तो सेमी सिंक्रोनस कितनी देर में घूमेगी? 12 आवर्स में। बस इतनी बात है। बात समझ में आई? तो सेमी सिंक्रोनस जो होगी, सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट में रहने वाली जितनी भी सैटेलाइट्स हैं वो सब 12 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। तो दिन में कितने चक्कर? 2 चक्कर लगाती है। याद रहेगी बात? हाँ या ना? तो लिख लो ट्वाइस इन अ डे। इसकी जो दूरी होती है वो 20,200 किलोमीटर होती है। कितनी? बिल्कुल एग्जैक्टली 20,200 किलोमीटर। 20 इसी इतने किलोमीटर पर होंगे 100%। वो टिल्ट होती हैं, ऊपर नीचे से टिल्ट हो सकती हैं। अरे ये अर्थ है, जरूरी थोड़ी कि ऐसे ही घूमना है, ऐसे भी तो हो सकती है। डन? इतनी कहानी समझ में आ गई? ठीक है। अब यदि मैं तुमसे बात करता हूं एक और, दैट इज मोलनिया ऑर्बिट। कौन सी?
मोलनिया, कई सारी जगह ऐसा भी लिखा रहता है YA, कई सारी जगह सिंपली A, तो परेशान मत होना, सेम चीज है, मोलनिया ऑर्बिट। ठीक है, अपन NIA लेकर के चलेंगे, मोलनिया ऑर्बिट। ठीक, अब ये मोलनिया ऑर्बिट क्या है, देखो ध्यान से सुनना, ये सैटेलाइट मोस्ट ऑफ द टाइम नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होती है। ये जितनी भी सैटेलाइट्स होंगी वो सब किस तरह की होंगी, नेविगेशन सैटेलाइट। तो तुम मुझे खुद सोच करके बताओ, ये जो है यहां पर एक सैटेलाइट घूमी, ठीक, अब ये जो है इतने एरिया को कवर कर रही है, मतलब सारे ट्रॉपिकल एरिया को क्या कर ले रही है। तो भैया ये पोल्स पर रहने वाले जो लोग हैं वो कुत्ता घसीट है, वो नेविगेशन का काम नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो वो बेचारे गरीब के लिए क्या की गई, तो ध्यान से समझना, एक विशेष तौर की तरह की जो ऑर्बिट है वो लाई गई, जिसको क्या नाम दिया गया, मोलनिया ऑर्बिट नाम दिया गया। अब है वैसे ही सेम सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट के समान, काम लगभग वैसे ही, 12 घंटे में ही क्या करेगी, चक्कर लगाएगी 2 बार, ये एक बार है ना, तो 24 घंटे में 2 बार। बट ध्यान रखना, इसका जो 2/3 टाइम है, 2/3 टाइम जो होगा वो कहां पर होगा, अबव दी पोल्स। ये कहां पर होगा, अबव दी पोल। अब कैसे होगा, तो ध्यान से सुनना, जब भी ये दूसरे सेक्शन की तरफ पहुंचेगी, मतलब अवे फ्रॉम पोल होगी, तो उसकी डिस्टेंस अर्थ से क्या हो जाएगी, कम। तो ऐसे समय पर उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी, अरे ज्यादा, अर्थ से डिस्टेंस क्या हो गई है, कम, यहां पर कम हो गई, तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हुई, ज्यादा। अब जैसे जैसे ये पोल की तरफ जाएगी तो उसकी दूरी अर्थ से बढ़ती चली जाएगी, और जैसे जैसे वो बढ़ती चली जाएगी उसकी दूरी, वो उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो क्या, कम। जब ऑर्बिटल वेलोसिटी कम तो समय भी ज्यादा। बात समझ में आई। तो ज्यादा से ज्यादा फोकस कहां करेगी, पोल्स पर। तो अपने पूरे घूर्णन का, अपने पूरे ये जो रिवॉल्यूशन है उसका 2/3 टाइम किस पर बिताती है, वो पोल्स पर। नॉर्थ पोल पर जरूरी नहीं, मैं तो कोई भी पोल की बात कर रहा हूं, किसी भी पोल पर। तो मोलनिया ऑर्बिट जो होती है ना, हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट होती है, लिख लो। मोलनिया ऑर्बिट कैसी होती है, इलेप्टिकल, हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट देखने को तुमको मिलती है। ज्यादा से ज्यादा फोकस कहां करती, पोल्स पर। तो ध्यान रखना, पोल्स पर करेगी। क्यों, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा समय कहां बिताती है, पोल्स के ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम। और होती कैसी है, मियो में ही आती है, मियो में ही कंसीडर की जाती है। 20,200 किलोमीटर की दूरी, अप्रोक्सीमेटली वही टाइम लेती जितना सेमी सिंक्रोनस, 12 घंटे। ये भी कितना घंटे लेगी, 12 घंटे। इस 12 घंटे का 2/3 हिस्सा पोल्स पर। बात समझ में आ गई। तो अभी तक में हमने ये 4 तरह की और 5 तरह की ऑर्बिट पढ़ी, 3 ये और उसके बाद 2 ये। इतनी कहानी समझ में आ गई, सारे आंकड़े तुम्हें मिल गए। ठीक है, अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्बिट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के आधार पर जब मैं तुमसे बात करता हूं तो ये अलग अलग तरह की ऑर्बिट्स होती हैं। तो अब अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्बिट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, देयर एप्लीकेशन। सबसे पहली ऑर्बिट आएगी पोलर ऑर्बिट। कौन सी, पोलर ऑर्बिट, जो कि क्या, कहां से कहां चलेगी, सिर्फ नॉर्थ टू साउथ, पोल टू पोल चलेगी। कैसे चलेगी, पोल टू पोल, नॉर्थ से साउथ। अब सोच के देखो, अर्थ ऐसे गोल गोल घूम रही, इमेजिन करो अर्थ ऐसे गोल गोल घूम रही और ये इसके चारों ओर घूम रही है। ध्यान रखना, ये जो पोलर सैटेलाइट्स हैं ये लो अर्थ ऑर्बिट में होती है। कहां पर होती है, लो अर्थ ऑर्बिट में होती है। लो अर्थ ऑर्बिट में है मतलब डिस्टेंस अर्थ से क्या है, कम, तो स्पीड क्या होगी, बात समझ में आ गई। तो नंबर ऑफ जो रिवॉल्यूशन है वो भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो सोच के देखो, पूरा एरिया कवर कर लेती है अर्थ का। बात समझ में आई। अर्थ ऐसे गोल गोल घूम रही और ये इसके चारों ओर घूम रहा, तो पूरा हो गया, पूरा एरिया कवर हो गया अर्थ का। तो पोलर ऑर्बिट्स मोस्ट ऑफ द टाइम अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स में कंसिडर की जाती है, हाँ या ना। ठीक,
पोलर सैटेलाइट समझ में आ गया, नॉर्थ से साउथ चलेगी और मोस्ट ऑफ द टाइम लो अर्थ ऑर्बिट में ही कंसिडर होती है। ठीक, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। क्या काम करेगी, अर्थ ऑब्जर्वेशन। क्या मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स जो होंगी वो किससे संबंधित होंगी? अरे अर्थ की इससे होती है, अरे भैया ये माइनिंग वगैरह से संबंधित होती हैं, सॉइल की स्टडी करती है मेट्रोलॉजी है, इसी में आएगी भैया, इसी में कंसीडर किए जाते हैं। जहां जहां पर भी, तो अच्छा यदि मैं अर्बन और रूरल प्लानिंग की बात करूं तो यही सब, जहां पर अर्थ की इमेजिंग ज्यादा अच्छी, तो बस वही वाली बात है। मैंने तो तुमको ओवरऑल बता दिया, अब वो वहां पर थोड़ी सा घुमा करके पूछा तुमसे, तुम कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज मत होना, जहां जहां पर भी प्रॉपर इमेज की बात आएगी कि सेटलमेंट कहां हो सकता है, ज्यादा अच्छी ह्यूमन सोसाइटी को डेवलप कहां पर किया जा सकता है, नदी नहर कहां पर बनाई जा सकती हैं, बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी, ये सब किसके जरिए होता है, लो अर्थ ऑर्बिट में भी, विशेष तौर पर पोलर। और अच्छा, यदि मैं तुमसे बोल रहा हूं विद द पैसेज ऑफ टाइम कितना बायोलॉजिकल चेंजेस, बायोडाइवर्सिटी में जो चेंज आया है, वो चेक करने वाली कौन सी वो होंगी ऑर्बिट, जो सैटेलाइट्स होंगी? पोलर ही होगी मैडम। आप खुद सोच के देखो, रोज उतनी बजे वो क्या हो रही है, उसके ऊपर से घूम रही है ना। अब आज लिया, आज से 10 साल बाद भी उसने लिया एक इमेज, बात समझ में आ रही, उसी स्पेसिफिक जगह की, तो क्या होगा, आपको पता चलेगा कि 10 साल में कितना चेंज आ गया। फॉरेस्ट कवर चेक करना है तो ऐसे समय पर इसी का ही काम है। अरे हाँ या ना, तुमने वो एनजीसी, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल्स वगैरह जब तुम देखते हो, डिस्कवरी देखते हो, तो देखते हो ना दिन रात बीत रहे और जगह में क्या हो रहा, परिवर्तन। कभी पेड़ इतना सा था, फिर धीरे धीरे बड़ा हो गया, फिर मुरझा गया, फिर वापस फल लग गए, है ना। ऐसा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता है। वो क्या है भैया, इन्हीं सब चीजों का ऑब्जर्वेशन है। हाँ या ना, पहले आज से 5 साल पहले मैं ऐसा हुआ करता था, फिर 5 साल बाद ऐसा हुआ करता हूं। तो ये वाली बात जो है अर्थ के रेस्पेक्ट में जब तुम करोगे तो वो पोलर और ऑर्बिट्स का ही काम होता है। हाँ या ना? अगले हिस्से की बात करता हूं, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। लिखो फुल फॉर्म, सन सिंक्रोन। अभी देखो, अभी तक अपन लोग किसकी बात कर रहे थे, अर्थ के एस्पेक्ट में बात कर रहे थे, परंतु अब इसको किससे कंसीडर कर दिए, किसके साथ जोड़ दिया, टाइमिंग सन की। मगर ध्यान रखना, सन तो मूव करता ही नहीं है। तुम बोलो गुरुजी सन तो मूव ही नहीं करता, अब उस सन की टाइमिंग कैसे? मगर अर्थ तो करती है। अर्थ पर सन की रोशनी एक ही समय पर रहती है, तो सन की पोजीशन ऑन अर्थ सरफेस अकॉर्डिंग टू दैट यदि इसको सिंक्रोनाइज कर दिया जाए तो वो क्या होगा, सन सिंक्रोनस कहलाने लगती है। मतलब यदि मान के चलो आज सुबह 12 बजे, बिल्कुल दोपहर के 12 बजे, यदि सूरज ठीक ऊपर है 90 डिग्री पर, और उसी के साथ मैंने क्या किया है, इसको सिंक्रोनाइज किया है। किसको? हमारी सैटेलाइट को। तो हर रोज दोपहर 12 बजे ही वो जो सैटेलाइट है वो हमारे ऊपर से गुजरेगी। जैसे ही सन 90 डिग्री पर आएगा उतने ही टाइम पर वो क्या होगी, बात समझ में आई? अब ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ठंड और गर्मी में तुमने देखा होगा, क्योंकि ये टिल्ट है अर्थ, और जैसे ही अपनी पोजीशन चेंज करती तो उत्तरायण और दक्षिणायन होता सूर्य। ऐसे समय पर हमको अलग से उसको डायरेक्शन ना देना पड़े सैटेलाइट को, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वो अकॉर्डिंग टू द सन्स पोजीशन ऑन द अर्थ सरफेस वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक, तो इस तरीके से हमने क्या किया, सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। ये भी कैसी है, पोलर सैटेलाइट ही। ये भी कैसी रहेगी, पोलर सैटेलाइट। वो भी कैसी चलेगी, नॉर्थ टू साउथ ही चलती है। हाँ या ना? मोस्ट ऑफ द टाइम लो अर्थ ऑर्बिट में ही कंसीडर की जाती है। चलो अगली बात करते हैं। अगला हिस्सा है जियो और जीएसओ भी बोलते हैं अपन, है ना। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी, लिखो लिखो शब्द लिखो, स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस। जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस की यदि मैं तुमसे बात करता हूं, ये दोनों सैटेलाइट्स जो हैं ये एग्जैक्टली बिल्कुल सटीक तरीके से यदि बोलूं तो 35,786 किलोमीटर पर ही होती है।
एग्जैक्टली कितने किलोमीटर पर? 35,786। यदि कभी राउंड ऑफ करके 36,000 ऑप्शन में है तो वो भी करेक्ट आंसर होगा। 36,000 ठीक है। तो ये तुमको वहां, यदि ये भी है और वो भी है तो 100% ये लगा के आना। यदि दोनों आ जाए तो ये लगा के आना। समझ में आई मेरी बात? अब ध्यान से सुनना। जब मैं तुमसे जियो स्टेशनरी की बात करता हूं, स्टेशनरी है मतलब जो अर्थ के सरफेस के रेस्पेक्ट में क्या हो जाए? स्टेशनरी। ऐसा प्रतीत हो कि स्टेशनरी है, असल में होती नहीं है। होगी क्या? दिखाई क्या देगी? स्टेशनरी। कैसे दिखाई देगी? कि इसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, इसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो इसकी रिवॉल्विंग वेलोसिटी से क्या हो जाए? सिंक्रोनाइज हो जाए। ये जितनी देर में अपने एक्सिस पर घूम रही है उतनी देर में ये इसके चारों ओर चक्कर लगा ले। बात समझ में आई? देखो ध्यान से, ये सैटेलाइट है, ये अर्थ पर मान के चलते हैं कि ये क्या है? एक पर्टिकुलर जगह है। मान के चलो ये भारत है। भारत के ऊपर अपन ने क्या कर दिया? एक सैटेलाइट लॉन्च करी। कहां पर? कितनी दूरी पर? 35,786 किलोमीटर पर। अब ये इतनी दूरी पर जाकर के इतना ऑर्बिट, इतनी इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी कि वो बिल्कुल इसके बराबर बराबर ही घूमेगी। तो तुम मुझे बताओ इसका एक रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड कितना होगा? समझ गए मेरी बात? हाँ या ना? एग्जैक्ट यदि बताने बोलूं तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड। समझ गए मेरी बात? तो बिल्कुल उस पर्टिकुलर जगह के लिए, उस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन के लिए दैट इज स्टेशनरी। हाँ या ना? बात समझ में आ गई? स्टेशनरी समझ में आई। अब तुमको बताने जा रहा हूं सिंक्रोनस। स्टेशनरी में दोनों चीजें हैं। स्टेशनरी में वो पोजीशन भी फिक्स है और इसके साथ साथ ऑर्बिटल वेलोसिटी भी फिक्स है, परंतु सिंक्रोनस में पोजीशन फिक्स नहीं है। बात समझ में आ रही? पोजीशन कैसी फिक्स है कि वो फोकस करेगी वहीं पर, परंतु जो उसके ये है सर्कल, जो जिस ऑर्बिट पर वो घूम रही है वो उसके इक्वेटर के पैरेलल नहीं होगी। ये अर्थ का इक्वेटर है मान लो, ठीक। अब इसके पैरेलल यदि है तो वो क्या कहलाएगी? स्टेशनरी। परंतु यदि वो पैरेलल नहीं है तो वो क्या कहलाएगी? सिंक्रोनस। मगर अभी भी फोकस तो एक ही जगह पर करना है उसको, है ना? तो कैसे चलेगी? तो मेरे इसकी तरफ देखना जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, फिर मैं ज्यादा होगा तो तुम्हें ये भी दिखा दूंगा, है ना? एक इसके जरिए, एनिमेशन के जरिए भी मैं तुमको बताऊंगा। देखो ध्यान से सुनना। ये इधर नीचे से आएगी, अभी भी फोकस कहां कर रही है? इस पर्टिकुलर जगह पर। ये सीधे ऊपर जा रही है, देखो ये ऊपर गई, हाँ या ना? अभी भी फोकस इसका कहां है? इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर है। और फिर जब नीचे आ रही तो अभी भी उसी पर ही है। बात समझ में आ रही है? तो फोकस वहीं रखेगी, परंतु इसका जो ऑर्बिट है वो एक पर्टिकुलर एंगल पर टिल्ट होगा। तो इक्वेटर पर एक पर्टिकुलर एंगल पर क्या होगा? टिल्ट। किसका? सिंक्रोनस का। बात समझ में आई? स्टेशनरी में दोनों शर्तें मानी, परंतु सिंक्रोनस में एक शर्त मानी दूरी वाली, 35,786 किलोमीटर। उससे क्या हुआ? जो टाइमिंग है वो सेम हो गई, परंतु एंगल क्या हो गया? चेंज। ये दोनों सैटेलाइट ही कम्युनिकेशन सैटेलाइट के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। दोनों सैटेलाइट किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मगर ध्यान रखना, जो अभी हमारा नाविक है, नाविक जानते हो क्या है? नाविक का फुल फॉर्म तो नाविक का फुल फॉर्म बताओ बस। नाविक का बस इतना ही है फुल फॉर्म, नेविगेशन है। नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन, ठीक है। ये देखना भैया, ये सब चीजें लिखो। कब नाम बदल करके नाविक किया गया और इससे पहले वाला नाम क्या था? लो, अच्छी चल रही तैयारी, समझ गया मैं, ठीक है। IRNSS, IRNSS ये पुराना नाम था, 2015 में से नाविक कर दिया गया है, ठीक है। इसके बारे में कल मेरे को आप पूरी डिटेल देंगे, पूरी डिटेल आप मुझे निकाल करके देंगे। अब तुम एक एक शब्द वहां पर जितना भी आएगा ना, हर चीज तुम समझ पाओगे। समझ गए मेरी बात? तुम्हें कुछ भी ऐसा हिस्सा नहीं होगा जो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुमने सब तरह की क्या पढ़ ली है? ऑर्बिट्स पढ़ ली है ना। अब सुन लो, टोटल 8 सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन है। टोटल कितनी सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन है? 8। उसमें से 7 ऑपरेशनल है। 7 क्या कर रही हैं? अभी
काम कर रही हैं। तो ऑपरेशनल सैटेलाइट्स कितनी हैं 7, परंतु टोटल कितने हैं 8। उन 7 की यदि मैं तुमसे बात करता हूं तो 4 जो हैं वो जियो स्टेशनरी में है और 3 जो है वो जियो सिंक्रोनस में है। 4 किस में, जियो स्टेशनरी और 3 सिंक्रोनस। एक बार इसको चेक करना, सिंक्रोनस और स्टेशनरी वाली बात, 4 किस में और 3 किस में। 4 और 3 है इतना तो एग्जैक्टली पता है, ये भी मतलब मैं 90% तो सही बता रहा हूं, बट फिर भी एक बार क्रॉस चेक करना है क्योंकि डेटा है, फैक्ट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। मगर ध्यान रखना 4 किस में, इसमें स्टेशनरी में और 3 सिंक्रोनस में है। और ये 7 सैटेलाइट का जो कॉन्स्टलेशन है ये इस तरीके से बना हुआ है कि पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। और आसपास के जितना भी एरिया है, मतलब ओशियन वाला एरिया भी, उसके साथ साथ लैंड वाला एरिया भी, मतलब अफगानिस्तान से लेकर के हाफ चाइना, इधर पर म्यांमार वाला एरिया, यहाँ पर पूरा अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और ये इंडियन ओशन, काफ़ी हद तक हमने क्या कर लिया, उसको कवर अप कर लिया। इंडिया की 7 है, बाकी अलग ये वो तो है ही, वो अलग है। इंडिया से 6वीं कंट्री हो गया जिसके पास अपना खुद का क्या है, नेविगेशन सिस्टम है। बात समझ में आ रही? 6th कंट्री, इंडिया हैज नाउ बिकेम द 6th कंट्री टू हैव इट्स ओन नेविगेशन सिस्टम। ये सब पॉइंट्स हैं, वो लिखो, ये सब वो एक्स्ट्रा नॉलेज है जो तुमको चाहिए। भाई तुम वीडियो देखते देखते भी तो यही करोगे बाद में, तो अभी कर लो, है ना। तो कल से तुम कोशिश करना कि प्रॉपर शुरू से ही पेन और कॉपी चालू रखना, ठीक। तो अब तुमको ये सारी कहानी समझ में आई। तुम्हारा होमवर्क है, ध्यान रखना, IRNSS और नाविक, ये दोनों तुम मुझे कल बताओगे, ठीक। अब इसके अलावा जियो और GSO समझ में आया, जियो सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी, दोनों समझ में आ गई। चलो, हाँ कोई सवाल नहीं, ठीक। एक और है ट्रांसफर ऑर्बिट, कौन सी है, GTO बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट के नाम से अपन जानते हैं, GTO, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। लिखो जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। अब देखो ध्यान से सुनना, समझ लो पहले, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। ये जब भी अर्थ से अपन लॉन्चिंग करते हैं, जब भी अर्थ से क्या होता है, लॉन्च होता है। अरे तुम लोग ऐसा देखा होगा तुम लोगों ने कि जब अपन घर पहुंचने वाले होते हैं तो उससे पहले ही 5-7 मीटर जब बचा होता मामला, तो अपन पहले इंजन क्या कर दिया, बंद। बात समझ में आ गई। तो उसमें क्या अपन कर रहे होते हैं, पेट्रोल बचा रहे होते हैं, है ना, पहलवानी का काम, बहुत सारा पेट्रोल बच जाता है उसमें। वैसे यहाँ पर भी यही काम किया गया, समझ में आई। मान के चलो कि हमारी जो डिजायर्ड ऑर्बिट है वो कितनी है, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं तुमको, मान के चलते हैं कि 1700 किलोमीटर है। 1700 किलोमीटर की दूरी हमारी क्या है, डिजायर्ड ऑर्बिट है। तो हम क्या करेंगे, जब हमने लॉन्च किया तो इसको 100 किलोमीटर पहले ही, क्या कितने पहले, 100 किलोमीटर पहले ही हमने क्या किया, इंजन ऑफ कर दिया। बात समझ में आई। अब इतनी दूरी जो वो ऑटोमेटिकली क्या कर रही है, एक्वायर कर रही है। अब देखना ध्यान से, ये कर्व्ड होती है, ये कैसी होगी, कर्व्ड होगी धीरे धीरे। जैसे तुमने इंजन बंद किया, अब क्योंकि इसकी ग्रेविटेशनल पुल काम करना शुरू कर देगा, तुम्हारे द्वारा लगाए जाने वाला जो एक्सटर्नल फोर्स था वो क्या कर दिया तुमने, बंद। अब कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, ये जितना चलेगी अपने इनर्शिया से, और जितना ये क्या करेगी, ग्रेविटेशनल पुल दिखाएगी। बात समझ में आ गई। फिर वही ऑर्बिट वाली कहानी, अब ये कैसी हो जाएगी, ये ट्राजेक्टरी कर्व्ड हो जाएगी। बात समझ में आई। और फिर धीरे 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 वो इसी में घूमना शुरू कर देगी। मेरी कहानी समझ में आई, हाँ या ना। तो ये जो सेगमेंट था जो उसने क्या किया, स्वतः एक्वायर किया, जो खुद उसने कवर किया है, दिस इज नोन एज ट्रांसफर ऑर्बिट, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट, हाँ या ना। ये मेरी बात ध्यान से सुनना, ये PTO है, क्योंकि पोलर ट्रांसफर ऑर्बिट PTO याद है, लोअर, और क्योंकि ये रेंज कितनी ली अपन ने, 1700, तो ये किस रेंज में, लोअर था ऑर्बिट के। तो ध्यान रखना ये PTO है, ये क्या है, पोलर ट्रांसफर ऑर्बिट। और जब मैं रेंज कहां ले जाऊं, 35786 या उससे ऊपर, तो वो GTO होगी। तब वहां पर जो ट्रांसफर ऑर्बिट होगी वो कौन सी होगी, GTO होगी। तो ध्यान रखना यहां पर जो अपन ने लिखा GTO, या फिर एक और चीज क्या आ जाएगी, PTO, याद रखना। ये दोनों टाइप है, यहां ऐसा लिख देते हैं, इसको देखो थोड़ा अलग कर देते हैं, इसको अपन सिर्फ ट्रांसफर ऑर्बिट बनाते हैं। इसके 2 टाइप, एक हो गया GTO और एक हो गया PTO।
तो ये जो रेंज है, जो रेंज लिखी रहे उस पर ध्यान देना, इस रेंज पर ध्यान देना। रेंज यदि 160 से 2000 के बीच है तो पीटीओ, बात समझ में आई? अच्छा, पीटीओ कितने किलोमीटर पहले से बोलता बताया मैंने तुमको? जब जीटीओ की बात करूंगा, जब किसकी बात करूंगा? जीटीओ की, तो 200 किलोमीटर पहले ही अपन इंजन बंद कर देंगे। कितने किलोमीटर पहले? तो जो जीटीओ है दैट इज द टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑर्बिट विच इज रिलेटेड टू द जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट विच स्टार्ट्स 200 किलोमीटर्स बिफोर द डिजायर्ड ऑर्बिट। जो भी डिजायर्ड ऑर्बिट होगी, जो भी कंसीडर्ड ऑर्बिट होगी, उससे 200 किलोमीटर पहले से ही कौन सी शुरू हो जाती है? जीटीओ शुरू हो जाती है। और 100 किलोमीटर पहले पीटीओ शुरू हो जाती है इन केस ऑफ यदि वो 2000 किलोमीटर के अंदर वाली कोई ऑर्बिट है तो। इतनी कहानी समझ में आ गई? ये थी जीटीओ और पीटीओ की कहानी। अब एक और ऑर्बिट होती है ट्रांसफर ऑर्बिट, जो कि ह्यूमन एफर्ट से बनती है, जिसको अपन बोलते हैं हॉफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट। कौन सी? हॉफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट। ये हॉफमैन थे जिन्होंने पहली बार इसको खोजा, इसलिए इनका नाम ही किस पर रख दिया गया? इनके नाम पर रख दिया गया। एचटीओ का फुल फॉर्म क्या होगा? हॉफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट इसका फुल फॉर्म होगा। ठीक, तो जब मैं तुमसे हॉफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट की बात करता हूं तो ये कैसे होती है, देखो पहले कि यहां पर समझना, कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो चीजें याद हो जाएंगी। जब भी ये मोस्ट ऑफ द टाइम इंटर सेलेस्टियल मिशन के लिए होती है। किस लिए? इंटर सेलेस्टियल मिशंस के लिए यूज होती है। कौन सी? हॉफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट। मान के चलो ये अर्थ है, अर्थ से जब भी इस मून तक हमको इसे पहुंचाना होगा या दूसरी किसी भी मार्स तक हमें पहुंचाना है, तो हम जब ये लॉन्च किया हमने, तो ये इस पर घूमना शुरू करी। जैसे ये यहां आने लगी, हमने थोड़ी सा वापस उसका सेल्फ प्रोपल्शन सिस्टम चालू किया और फिर इस पर थोड़ी सा फोर्स एक्सर्ट कर दिया। वहां तो वैक्यूम है, थोड़ी सा फोर्स और ज्यादा पुश देगा तो ये क्या कर देगा? ये थोड़ी सा बढ़ा देगा। बात समझ में आई? फिर वापस गोल घूम करके आई, फिर थोड़ी सा एक्सर्ट किया, फिर आगे बढ़ी, फिर थोड़ी सा फिर एक्सर्ट किया तो फिर आगे बढ़ी और अब इसके चारों ओर घूमने लग गई। बात समझ में आई? हाँ या ना? तो ये जो एक्स्ट्रा, ये वाली जो सरफेस थी, ये वाली जो हिस्सा था, ये सेगमेंट, ये क्या कहलाया? हॉफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट कहलाती है। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? ठीक, कई सारी जगहों पर तुमको डायग्राम ऐसा भी देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना, ये वही है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो सेगमेंट है, दिस इज हॉफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? तो जो अभी चंद्रयान था, है ना, उसमें भी क्या हुआ? हॉफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट का ही इस्तेमाल हुआ। अभी इस वाले में भी और इससे पहले वाले में भी। जो ऑर्बिटर है वो किसके जरिए पहुंचा? इसी के जरिए वहां तक पहुंचाया गया था, हॉफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट, इसीलिए इंपॉर्टेंस है इसकी। तो जितने भी इंटरसेलेस्टियल मिशन होंगे सभी में कौन सी ऑर्बिट का इस्तेमाल होता है? हॉफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट का इस्तेमाल होता है। इंटरसेलेस्टियल, दो सेलेस्टियल बॉडी के बीच में अपन ने क्या किया है? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो इंटरसेलेस्टियल मिशन कहलाता है। क्या बोलते हैं अपन उसको? इंटरसेलेस्टियल मिशन। अब अर्थ मून के बीच में भी हो सकता, अर्थ सन के बीच में भी हो सकता, अर्थ मर्क्यूरी के बीच में भी हो सकता, अर्थ मार्स के बीच में भी हो सकता और अर्थ के किसी भी दूसरे प्लेनेट के साथ में भी हो सकता। बात समझ में आ गई? तो इसको इंटरसेलेस्टियल बोलते हैं। हाँ या ना? तो ये थी अभी तक की पूरी कहानी ऑर्बिट्स के बारे में, है ना। अभी तक में जो भी हमने पढ़ा है उसमें किसी तरह का कोई डाउट हो तो वो तुम मुझसे पूछो। किसी तरह का अभी तक में जो भी हमने चीज़ें पढ़ी उसमें कोई तुम्हें डाउट समझ में आता तो वो मुझसे पूछो। सर किसी भी सैटेलाइट की हाइट कितनी हाइट पे है वो, उसके हिसाब से ये होता है। लियो, मियो और एचईओ, तीन। और ये एप्लीकेशन कहाँ पर यूज हो रहा है? हाँ भाई, पोलर ट्रांसफर ऑर्बिट। हाँ ठीक है, अभी मैं तुमको दर्शन करवा देता हूँ। चलो, अच्छा मैं यहाँ पर YouTube चला सकता हूँ क्या? यस सर। अरे इतनी जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, समझ गया मैं एक बार।
ठीक है, ये जो है ये मैक्सिमम दूरी पर है ना। देखते चलना अभी अब 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड अप्रॉक्स 24 आवर्स। तो ये कौन सी कहलाई? हाँ तो करेगा ना, अभी रुक जाओ करवाते हैं अभी एक हाँ करेगा। ये देखो उसकी स्पीड ज़्यादा है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है? ज़्यादा, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी समझ में आ रही है बात? अभी तक में जो अपन ने चीज़ें पढ़ी वही है सेम। अब एक और आएगी अभी, ये देखो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या हो गई है ना? ठीक है। तो ये GSO ये जो एक ही पर्टिकुलर वो GSO है, बाकी GS हाँ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, बाकी GEO है। ये है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ये कहलाई। ये अर्थ के किस पे चल रही है? इक्वेटर के पैरेलल, तो जियो स्टेशनरी है। अर्थ के इक्वेटर के क्या है? पैरेलल है। एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ही क्या है? फोकस, और वो बदल नहीं रही। बात समझ में आ रही है? अब अभी देखो थोड़ी देर में तुमको यहाँ पर जियो सिंक्रोनस समझ में आएगी। तो जियो सिंक्रोनस क्या होगी? उसकी ऑर्बिट एक जगह पर टिल्ट होगी, ठीक है, इंक्लाइंड ऑर्बिट होती है। वो कैसी होगी? इंक्लाइंड ऑर्बिट तुमको देखने को मिलेगी। ये है देखो, इतनी बात समझ में आई? सिर्फ इतना ही अंतर है। यही तो मैं तुमको समझा रहा था। फोकस क्या है? अभी भी स्टिल उसी जगह पर है, परंतु क्या है इसका, ये इसकी जो ऑर्बिट है वो एक पर्टिकुलर एंगल पर क्या है? इंक्लाइंड है। हाँ या ना? देखो ये एंगल बना रही कि नहीं बना रही? ठीक नहीं, इनकी इस नहीं टकराते। इनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी इतनी ऐसी होती है, इस तरीके से सिंक्रोनाइज की जाती है कि एक दूसरे से टकराए ना, है ना? सन सिंक्रोनस क्या है वो और बता देते हैं। चलो इतनी बातें आ गई ना समझ में? ये है सन सिंक्रोनस। देखो सूर्य की रोशनी जहां जहां पड़ती जाएगी, ये कंसीडर किया है इसने। देखो ये पॉइंट किया है उसने कंसीडर, है ना? अब देखना जैसे ही वो पॉइंट एक पर्टिकुलर पोजीशन पर पहुंचेगा उतने ही टाइम पर क्या निकलेगी? उससे सैटेलाइट होती हुई गुजरेगी। सन की रोशनी पड़ रही है अर्थ पर, वो हिस्सा रात वाला, ये हिस्सा दिन वाला। अकॉर्डिंग टू दी सन पोजीशन ऑन अर्थ सरफेस वो क्या हो गई है? सिंक्रोनाइज हो रही। मतलब जितने बजे यहां से अभी निकली इस पोजीशन पर, तो हर रोज उतनी बजे वहां से निकलेगी। बात समझ में आ रही है? किसी भी एक पोजीशन को तुम कंसीडर कर लो तो बिल्कुल तुमको उसी वक्त ही होती हुई दिखाई देगी। ये देखो एग्जैक्टली उतने ही टाइम पर क्रॉस करी उस पर्टिकुलर पोजीशन पर, तो ये क्या हो गई? जियो सन सिंक्रोनस है। ये जियो नहीं है, सन सिंक्रोनस है। डन? ठीक है, चले वापस। और कुछ है डाउट? सब चीजें हो गई? समय कितना शेष हो गया? चलो ठीक, तो आज की क्लास यहीं समाप्त। कल से हम आगे की क्लास शुरू करेंगे। डन?